दोस्तों ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में पहले तो आपको ढेर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको उससे भी ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स को याद करना पड़ता है, जैसे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पेनेंट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न। ऐसे 100 से भी ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बिगिनर के लिए इन सारे चार्ट पैटर्न्स को याद करके उनके बेसिस पर ट्रेड कर पाना कितना मुश्किल काम है। और अगर आप इन पैटर्न्स को जैसे तैसे याद कर भी लेते हैं, फिर भी जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो पहले तो आपको इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो आपको ये याद नहीं आता है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए और आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कितने होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम एक कंप्लीटली नई टेक्निक की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन के पीछे का रीजन, लॉजिक, साइकोलॉजी क्या होता है, जिसकी मदद से आप बिना किसी पैटर्न का नाम जाने उसमें बहुत इजीली ट्रेड कर सकेंगे। और अगर इस वीडियो में बताए गए प्राइस एक्शन रूल्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी भी कोई चार्ट पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है प्राइस एक्शन से, और प्राइस एक्शन से हमारा सीधा साधा मतलब ये होता है कि किसी शेयर या फिर इंडेक्स की प्राइसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह से मूव करती हैं, उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और इस प्राइस एक्शन के आधार पर हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब यहाँ से किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या फिर नीचे। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी शेयर की प्राइसेस इस तरीके से मूव करती हैं कि उसकी मूवमेंट से हमें अलग अलग प्रकार के शेप के पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, और इन्हीं पैटर्न्स को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। और इन पैटर्न्स का काम भी यही होता है, इनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं किसी शेयर की प्राइसेस किस दिशा में मूव कर सकती है। तो मतलब जितने भी ये 100+ चार्ट पैटर्न्स हैं ये प्राइस एक्शन की वजह से ही बनते हैं। तो अगर हम अपना ध्यान इन चार्ट पैटर्न्स को याद करने पर से हटा के प्राइस एक्शन को समझने में लगाते हैं तो हमें कभी कोई चार्ट पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो प्राइस एक्शन के 4 गोल्डन रूल्स ये हैं। सबसे पहले, हाउ द मार्केट मूव्स एंड द 3 ट्रेंडिंग फेसेस। तो दोस्तों जब किसी शेयर के चार्ट में आपको बड़ी बॉडी वाली ग्रीन बाइंग कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलती हैं और शेयर की प्राइसेस ऊपर की ओर जा रही होती हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर शेयर है ये इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और इसी प्रकार जब किसी शेयर में हमें बड़ी बॉडी वाली रेड सेलिंग कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलती हैं और शेयर की प्राइसेस नीचे की ओर जा रही होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शेयर फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और अगर मान लीजिए कि आपको किसी शेयर की प्राइसेस में ग्रीन और रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं और वो इस तरीके से फॉर्म होती हैं कि आपको लगता है कि प्राइसेस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रही हैं, तो इस तरीके के ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं एक साइडवेज ट्रेंड। अब जो हमारा अगला प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है उसका नाम है रिट्रेसमेंट मूव्स। दोस्तों कोई भी शेयर की प्राइसेस चाहे एक अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, एक चीज जो यहाँ पर कॉमन हमें देखने को मिलती है वो ये है कि प्राइसेस कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती हैं, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ जिगजैग वे में मूव करती हैं। तो एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में जो मेजर ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट में जाकर जो छोटे छोटे हम कह सकते हैं टेम्परेरी करेक्शंस हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, उस तरह के मूव्स को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट मूव। और एक अप ट्रेंड के केस में इन्हें बोला जाता है थ्रोबैक्स, और डाउन ट्रेंड में इस तरीके की रिट्रेसमेंट मूव्स को कहा जाता है पुल बैक्स। हमारा तीसरा प्राइस एक्शन रूल है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस। तो उदाहरण के तौर पे जब कोई शेयर अप ट्रेंड में होता है तो प्राइसेस कुछ इस तरह से मूव करती हैं, और जब कोई शेयर एक डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइसेस इस तरीके से मूव करती हैं। तो दोस्तों इन मूव्स के दौरान जिन पॉइंट्स से प्राइसेस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर आती हैं उन स्विंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्विंग हाइज, और जिन पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइसेस सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाती हैं उन स्विंग पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्विंग लोस। तो अगर प्राइसेस कुछ इस तरह से मूव करती हैं कि हर जो नया स्विंग हाई और हर जो नया स्विंग लो है वो लगातार ऊपर की ओर मूव करता है, तो हम कहेंगे कि इस समय प्राइसेस एक अप ट्रेंड में है। और इस सिनेरियो में जो स्विंग हाइस बन रहे हैं उन्हें हम कहेंगे हायर हाइस, और जो स्विंग लोज बन रहे हैं
उन्हें हम कहेंगे हायर लोस, क्योंकि यहाँ पर हर जो नया स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहा है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो से ऊपर की ओर बन रहा है। और अगर प्राइसेस कुछ इस तरह से मूव करती हैं कि जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं वो लगातार नीचे की ओर बनते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में है। और इस सिनेरियो में जो स्विंग हाइज बन रहे हैं और जो स्विंग लोज बन रहे हैं उन्हें हम कहेंगे लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अब जो हमारा फोर्थ रूल है उसका नाम है ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जब प्राइसेस एक अप ट्रेंड में मूव करती हैं और जब उसमें हमें एक रिट्रेसमेंट मूव आते हुए देखने को मिलता है तो वहां एक स्विंग हाई पॉइंट बन जाता है। और रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइसेस रिकवर करके दोबारा ऊपर जाती हैं तो उस रिकवरी एरिया में एक स्विंग लो पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों ये जो स्विंग हाई पॉइंट्स हैं हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और ये जो स्विंग लो पॉइंट्स हैं इन्होंने एक सपोर्ट की तरह काम किया। तो चार्ट्स पर आपको जिस जगह से प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखने को मिलती है वो एरिया बन जाते हैं रेजिस्टेंस, और जिस जगह से आपको प्राइसेस में एक उछाल आते हुए देखने को मिलता है या फिर एक रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है तो वो एरिया बन जाते हैं सपोर्ट। अब दोस्तों जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है, जिसे हम स्विंग लो पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करके बनाते हैं। और ठीक उसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हमें एक ऊपरी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। दोस्तों अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये स्विंग हाई और स्विंग लो एरियाज जो होते हैं चार्ट्स के ऊपर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, और इन्हें हम इसी वजह से की लेवल्स भी बुलाते हैं, क्योंकि इन एरियाज के पास हमें मैक्सिमम बाइंग और सेलिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो जितने भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं ये इन्हीं स्विंग हाइज और स्विंग लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद ही बनते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर है निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट इस टाइम पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। अब आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइसेस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर एक नया हाई बनाती हैं उसके बाद हमें सीरीज ऑफ रेड बेयरिश कैंडल्स देखने को मिलने लग जाती हैं। तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा फर्स्ट सिग्नल कि जो करंट अप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। दूसरी चीज ये कि यहाँ जो स्विंग लो बन रहा है उसने प्रीवियस स्विंग हाई के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जो कि अगेन हमें बाजार में वीक होते बाइंग मोमेंटम की ओर इशारा दे रहा है। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं, एक बार कोई सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अब इस केस में निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था तो आइडियली उसे प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेकर रिकवर कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसने ऐसा नहीं किया। अब एक लो बनने के बाद प्राइसेस फिर से ऐसे स्मॉल बॉडी वीक बाइंग कैंडल्स बनाकर एक नया हाई बनाती हैं। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स देखने को मिलने लग जाती हैं, जिससे अगेन हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ अब सेलर्स की पकड़ मजबूत होती जा रही है। उसके बाद प्राइसेस प्रीवियस स्विंग पॉइंट हाई से सपोर्ट लेकर रिकवर करके एक नया हाई बनाती हैं, जो कि उसके ठीक पहले का जो स्विंग हाई है वहां तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ अगला जो लो बनता है वो प्रीवियस लो के भी नीचे बनता है। तो अब यहाँ तक हमें इतना तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ जो करंट मेजर अप ट्रेंड है उसमें एक टेम्परेरी पॉज आते हुए देखने को मिल रहा है। और इस तरह के सिनेरियो में सिर्फ दो ही आउटकम्स पॉसिबल हैं। नंबर 1, या तो प्राइसेस कंसोलिडेट होकर अपने ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में यानी कि अप ट्रेंड में फिर से कंटिन्यू कर लेंगी, या फिर यहाँ हमें एक ट्रेंड रिवर्सल आते हुए देखने को मिलेगा और प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में चली जाएंगी। तो दोस्तों अभी तक हमें यहाँ पर एक लोअर हाई स्विंग पॉइंट और एक लोअर लो स्विंग पॉइंट देखने को मिल चुका है, जो कि एक अप ट्रेंड का नहीं बल्कि एक डाउन ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ आपने अभी तक बिना किसी चार्ट पैटर्न का नाम जाने सिर्फ प्राइस एक्शन और उसके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपने ये पता लगा लिया कि यहाँ आपको करंट ऑनगोइंग ट्रेंड में एक बड़ा चेंज आते हुए देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ अगला स्टेप क्या लेंगे? आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन की मदद से एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा आप वहां एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, यानी कि आप यहां पर सेल करेंगे।
अब दोस्तों अभी आपने बिना किसी चार्ट पैटर्न का नाम जाने अनजाने में यहाँ पर 2 चार्ट पैटर्न्स को इजीली ट्रेड कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करा है उसका नाम है द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। मतलब अगर ये पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं। और दोस्तों जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है वो इस पैटर्न की नेकलाइन है, और एक बार जब ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाता है। और यहाँ ट्रेड करने के लिए या तो हम लोग नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ जो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइस पर हम अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, या फिर हम लोग नेकलाइन के रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर अगर फिर से एक बेयरिश प्राइस एक्शन बनता है तब हम अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को हम राइट शोल्डर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और टारगेट्स के लिए हम हेड से लेकर नेकलाइन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नापेंगे और उसको हम लोग ब्रेकडाउन पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जिसको कि अगेन हमने यहाँ सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट्स को एक ट्रेंड लाइन की मदद से कनेक्ट करके हमने बहुत इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। दोस्तों एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो ये है कि यहाँ हमें चार्ट पैटर्न्स के नाम से कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पर सिर्फ ट्रेंड लाइंस की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके हम यहाँ बेसिक प्राइस एक्शन रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर एक बेयरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना और उस पैटर्न की निचली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमें हमारी कंफर्मेशन मिल गई, और यहाँ अगेन हम एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ हमने बिना इन चार्ट पैटर्न्स का नाम जाने सिर्फ प्राइस सेक्शन की जो हमारी नॉलेज है उसके बेसिस पर हमने शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा। अब आगे हम सीखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड के दौरान हम किस तरीके से प्राइस सेक्शन को रीड करके लॉन्ग यानी बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, फिर इस जगह हमें एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली, जिसके बाद जब प्राइसेस प्रीवियस स्विंग लो पॉइंट के पास पहुंची तो हमें यहाँ एक लोअर लो स्विंग बनने की बजाय प्रीवियस स्विंग लो का जो सपोर्ट लेवल था वहां कुछ बाइंग आते हुए देखने को मिली, और एक हैमर शेप्ड कैंडलस्टिक यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पर जो गैप फॉर्म हुई थी, जाहिर सी बात है कि अब ये जो गैप है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगी। तो आप यहाँ इस गैप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद आप प्राइसेस को इन लेवल्स को रिटेस्ट करने का वेट करेंगे। अब जैसे ही प्राइसेस ने इन लेवल्स को रिटेस्ट करा, यहाँ एक शूटिंग स्टार और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बन गई, जिसके बाद एक डाउन ट्रेंड के दौरान हमने अपनी फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद हमें निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग आते हुए भी देखने को मिली। फिर आप देखेंगे कि यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन बाय कैंडल्स बनते हुए देखने को मिली, जिसने प्रीवियस स्विंग हाई पॉइंट का जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रीच कर दिया, जिससे हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है उसके ऊपर से सेलर्स की जो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है। और यहाँ पर जो हमने प्रीवियस गैप के पास जो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करा है, आप देखोगे कि प्राइसेस वहां दोबारा जाती हैं और उन लेवल्स को रिटेस्ट करके एक हमें फॉल आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अब की बार जो स्विंग लो पॉइंट बनता है वो प्रीवियस स्विंग लो से काफी ऊपर बनता है, मतलब ये एक हायर लो बनता है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का नहीं बल्कि एक अप ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करी थी, प्राइसेस उसको रिटेस्ट करने के बाद वहां दोबारा जाती हैं और उन लेवल्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बाइंग कैंडल्स के साथ हमें क्लोजिंग दे देती हैं, और हमारा बाय सिग्नल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर बिना किसी पैटर्न का नाम जाने यहाँ एक बाय साइड के ट्रेड को आपने बहुत इजीली सिर्फ प्राइस सेक्शन की मदद से आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। और जो चार्ट पैटर्न यहाँ बना है उसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि आपको एक डाउन ट्रेंड में बनते हुए देखने को मिलता है और एक बुलिश यानी कि बाय सिग्नल देता है। और दोस्तों गैप के पास हमने जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी वो इस पैटर्न की नेकलाइन है, और हमने जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाले एग्जांपल में जो टारगेट और स्टॉप लॉसेस के लिए जिन रूल्स को हमने अप्लाई करा, उन्हीं सेम रूल्स को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करके इस तरह के पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो हमने अभी तक सिर्फ 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स को सीखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करे और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ, उनको एक बार अच्छे से समझकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कभी कोई पैटर्न का नाम या उसके फॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों ज्यादातर चार्ट पैटर्न्स फेल होते हैं
और कैसे आप इस तरह के ट्रैप्स को अवॉइड करके किसी भी पैटर्न को सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा वो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब अप ट्रेंड में एक लोअर हाई और लोअर लो स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन होता है या डाउन ट्रेंड में एक हायर लो और हायर हाई स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक अर्ली सिग्नल या फिर वार्निंग होती है कि करंट ऑनगोइंग ट्रेंड में एक ठहराव यानी कंसोलिडेशन आ सकती है। और ऐसी कंसोलिडेशन के दौरान ही कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है। दूसरी चीज ये कि हम ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की मदद से इस तरह की एनोमलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा रूल ये है कि एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें अपना व्यू हमेशा न्यूट्रल रखकर चलना चाहिए और किसी चार्ट पैटर्न की वजह से हमें बायस नहीं होना चाहिए। नंबर 4, हमें हमेशा ऐसा एज्यूम करके चलना है कि कोई ट्रेंड कंटिन्यू होगा अनटिल एंड अनलेस हमें यहाँ पर रिवर्सल का एक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना मिल जाए। और क्योंकि जब कोई चार्ट पैटर्न चार्ट्स पर बन रहा होता है उस वक्त कोई ये बता नहीं सकता कि ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्स होगा, इसलिए हमें पहले ट्रेंड लाइंस की मदद से स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर वेट करके यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइसेस किस तरफ से ब्रेकआउट देती हैं। अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और एक यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिकेटर है जिसकी मदद से हम लोग इस तरह के पैटर्न्स को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो दोस्तों कोई भी पैटर्न सिर्फ तभी अच्छे से काम करता है जब पैटर्न की फॉर्मेशन के दौरान हमें वॉल्यूम्स कम होते हुए देखने को मिले और जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो पहले की तुलना में हमें वॉल्यूम्स में एक काफी ह्यूज इंक्रीज आते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये तो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स जिसको एक बार अच्छे से सीखने से आपको कभी कोई चार्ट पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।